किसके बारे में, फर्स्ट में करी है रिफ्लेक्शन के बारे में बात, एंड सेकंड के अंदर करी है किसके बारे में, स्पेरिकल मिरर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए क्या होता है, जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये आई तो ये यूं चली गई, इस तरफ नॉर्मल की तरफ चलेगी, या फिर यहां से आके नॉर्मल से दूर चलेगी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, लाइट के इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो माना इस मीडियम में, अब मैं बार बार मीडियम बोल रहा हूं तो पहले मीडियम के बारे में भी चर्चा हो जाए। देखो ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम मतलब जैसे हवा से कांच में जाना, ग्लास से वाटर में जाना, तो ये मतलब मीडियम चेंज होना है। ठीक है, तो मानते हैं इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, v1, लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा वन, और फ्रीक्वेंसी क्या है, f1। इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, v2, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा टू, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, f2। ठीक, सो ये दोनों हमें डाटा दे रखे हैं। चलिए ठीक है, अब ये इसके बारे में भी अपने आगे चल के चर्चा करेंगे, पहले अपने मीडियम के ऊपर चर्चा कर लें। अब हमने कितने तरह के मीडियम बांट रखे हैं, तो हमने दो तरह के मीडियम बना रखे हैं, टाइप ऑफ मीडियम। तो हमने दो तरह के मीडियम बना रखे हैं, कौन कौन सा, एक है हमारा डेंसर मीडियम और दूसरा है हमारा रेरर मीडियम। ठीक है, क्या है डेंसर क्या है रेरर, तो सुनो। डेंसर मीडियम वो है जिसके अंदर डेंसिटी क्या है, ज्यादा, और रेरर मीडियम में डेंसिटी क्या है, कम। ठीक है, फिर इसके बाद डेंसर के बाद बात की जाए यदि अपने किसकी, स्पीड की, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, कम, यहाँ क्या है, ज्यादा। फिर बात की जाए वेवलेंथ की, लाइट की वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में स्पीड मतलब डेंसर में वेवलेंथ क्या है, कम, और रेयर में वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। फिर एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। ये हमने वीडियो वन में भी डिस्कस करा है, एक बार फिर बताता हूं आपको मैं कि v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा अपॉन टी, और वन अपॉन टी को बोलते हैं एफ, तो v इक्वल टू होता है लेमडा इंटू एफ। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, अब जनरली ऐसा याद रखिए, लेमडा इक्वल टू वी बाय एफ। लेमडा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ, v क्या है, स्पीड, और f क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। चलिए, तो अभी हमारी एक टर्म बाकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, इसे म्यू या एन से लिखा जाता है। क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये एक तरह से कंपैरिजन है किस किस का, लाइट की स्पीड का वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर। वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, सी से, और मीडियम में स्पीड कितनी होगी, वी, और सी कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी लिखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ रखा है। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वापिस चलते, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या है, कम, और जब स्पीड कम होगी, जब स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा, और रेयर मीडियम क्या होता है, कम होता है। अब एक नोट, नोट को अपन हाईलाइट करके लिखते हैं। नोट क्या है देखिए, वेन एवर रिफ्रैक्शन अकर, whenever refraction occur, then frequency of light will not change. That's why color of light
रिमेन सेम। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एयरफोर्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ल्यूसेंट और रेवंत की दोनों की बुक में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के अंदर ही पूछा जा चुका है, लास्ट टू लास्ट सितंबर वाले में, आई थिंक सितंबर 18 वाले के अंदर ही पूछा गया था, ठीक है। कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम, तो आंसर है फ्रीक्वेंसी। और जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो लाइट का कलर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसी बात को पढ़ाते हुए मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी का ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। तो C बाय एफ क्या हो गया, लैम्डा एयर, मतलब एयर में वेवलेंथ, और V बाय एफ क्या हो गया, V बाय लेंथ हो गया, V बाय एफ हो गया लैम्डा मीडियम। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी याद रखें कि म्यू इक्वल टू या n इक्वल टू लैम्डा एयर सॉरी अपॉन लैम्डा मीडियम होता है। चलिए नेक्स्ट अब क्या आता है, नोट एक और बात करते हैं। ये आपने इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और म्यू जीरो क्या होता है, म्यू जीरो होता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। अब यदि जीरो है तो हम इसे फ्री स्पेस के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये भी किसके लिए है, ये भी फ्री स्पेस के लिए है। तो जो सी का फॉर्मूला होता है वो आता है इस यहां से, सो 1/√0 इंटू म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो में। ये एक बार अगेन एयरफोर्स में पूछा जा चुका है कि यूनिट ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। तो भैया इसकी यूनिट क्या है, सी की, सी यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो उसको रूट की पलटी मारेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड मीटर इनवर्स। डायमेंशन कितनी आ जाएगी, T1 L-1। सो इसे भी याद रखिए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो इंटू रूट जीरो को। चलिए तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड तो यहां नहीं है, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा आता है स्नेल्स लॉ जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है स्नेल्स लॉ, तो देखो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ठीक है, इक्वल टू, म्यू को मैं लिख देता हूं सी बाई वी टू और म्यू वन को लिखता हूं मैं सी बाई वी वन। तो ये क्या बन जाएगा, वी वन बाय वी टू इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इक्वल टू वन म्यू टू। सारी चीजें एक है, सभी चीजें एक है और सबका एक ही मतलब है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, म्यू टू बाई म्यू वन है, वी वन अपॉन वी टू है, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू या कांस्टेंट है वन म्यू टू। ये सभी के सभी स्नेल्स लॉ के ही रूप हैं। ठीक है, क्या कहता है म्यू टू क्या है। अब देखो आपको एनसीईआरटी में कुछ भी मिले या किसी और में कुछ मिले, आप एक चीज याद रखिए कि म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग। आपको किसी बुक्स में कुछ ही मिले, आप ये याद रखिए कि म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रही है। म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज गोइंग। ठीक है, जिसमें से लाइट जा रही है, तो ये तो है हमारे पास क्या, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और जिसमें लाइट जा रही है तो ये क्या है, म्यू टू। ठीक है, जिससे जिसमें जा रही है, तो मतलब हमारे पास ये म्यू वन है, ये म्यू टू है और यहां भी म्यू वन है
और यहाँ भी μ2 है। ठीक है, चलिए सर ये बात तो सर समझ आ गई सर। दिस इज द पेज नंबर 3 एंड दिस इज द पेज नंबर 4 ऑफ टुडे लेक्चर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है एक और नोट कि सर ये 1μ2 को क्या बोलते हैं? 1μ2 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, refractive index of medium 2 with respect to refractive या with respect to medium 1। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखें हम? इसको याद कैसे रखें हम? तो इसको याद कैसे रखें? dy by dx को आप क्या बोलते थे? सो dy by dx को बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आता था वो अपोन में आता था, नीचे आता था। तो देखो यहाँ भी सेम ऐसे ही है, जिसके रिस्पेक्ट में आ रहा है वो क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये है हमारे लॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन तो ये पूछे जा सके कि इसमें से कौन सा मीडियम चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे, देखो क्वेश्चन सुनो। कह रहा है कि एक लाइट, अपने यहाँ डायग्राम से समझते हैं, एक लाइट जो है इस मीडियम से जा रही है, ठीक है, और यूं जा रही है, यूं जा रही है लाइट। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पे ये एयर है और यहाँ पे कोई सा भी मीडियम है, कुछ भी हो। कह रहा है फाइंड द स्पीड इन दैट मीडियम। ठीक है, या फाइंड द वेवलेंथ, कुछ भी ऐसा मैं आपको बोल दिया तो मैंने बोला फाइंड द स्पीड इन दैट मीडियम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे, तो सुनो। हमें स्नेल्स भैया ने क्या समझाया है कि सर जी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, तो साइन आई कितना है? आई है हमारे पास 45। साइन आर कितना है? आर है हमारे पास 30। v1 कितना है? v1 है हमारे पास लाइट, एयर है भैया, एयर है ना, तो एयर है तो लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड है। और v2 क्या है? v2 हमें निकालना है, ये वाला। ठीक, ठीक है सर जी। तो कैसे निकालेंगे? साइन आई क्या होता है हमारे पास, सॉरी साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू सी अपॉन v2। सो v2 इधर आ गया और √2 इधर बच गया, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको सोल्व करते हैं तो ये बचेगा √2 इंटू v2 इक्वल टू सी। तो v2 कितना आएगा? v2 आएगा c अपॉन √2। 1 अपॉन √2 क्या होता है? 0.707 इंटू सी। सो दिस इज द स्पीड। और c कितना है हमारे पास? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक छोटी सी चीज अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है। तो देखो भैया, ऊपर भी वैक्यूम, वैक्यूम तो हमारे पास सच में है नहीं तो हम एयर मानते हैं, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, तो ये कितना होता है? 1। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? तो वो होता है 4/3, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है? ग्लास होता है 3/2 मतलब 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है? ये याद रखो तो रखो, वरना ऐसा कुछ इसकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बाकी तीनों आपको बताए वो याद होने आपको चाहिए। डायमंड का कितना होता है? 2.42 के अराउंड। ठीक, ठीक है सर। तो देखिए एक बार वापिस से डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ मीडियम क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ा, ये जो इंपॉर्टेंट एक बार पहले पूछा भी जा चुका है, कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फिर हमने ये पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, रूट ऑफ म्यू0 इंटू एप्सिलॉन 0 की यूनिट क्या है, ये पढ़ा। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, स्नेल्स लॉ और ये पढ़ा दोनों। और हमने इसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करा। एक कंक्लूजन और देखिए, यहाँ 45 से 30 आ गया, और यहाँ स्पीड है c क्योंकि एयर है, और यहाँ स्पीड है c/√2, 0.707 इंटू वी, मतलब इससे कम है। तो यदि स्पीड कम है तो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और यहाँ स्पीड ज्यादा है तो ये कौन सा मीडियम है? रेयर। तो एक कंक्लूजन और मिल गया कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी।
ठीक है, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो ये जो हमारे जिसमें नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है तो ये मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, रेयर, और ये मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर। और यहाँ नॉर्मल से दूर जा रही है तो ये मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर, और ये मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, रेयर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के पास चली जाएगी, जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो वो नॉर्मल के अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं छोटा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, तो सुने। कह रहा है आई है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और आर है हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल। तो बताइए कि लाइट कैसे जा रही है, ठीक है, कब कैसे कैसे, एंगल आई जो है वो बड़ा है एंगल आर से, तो आपको बताना है लाइट कैसे जा रही है। ऑप्शन ए डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, या सी नन ऑफ दीज। आप स्क्रीन पोज करके सोच सकते हैं, आई बड़ा है आर छोटा है, आई बड़ा है आर छोटा है, तो सर ने बताया था कि लाइट रे नेर में यूं जाती है यूं, तो ये आई बड़ा है ये आई छोटा है, नॉर्मल की तरफ जा रही है नॉर्मल से पास दूर जा रही है, सर नॉर्मल की तरफ जा रही है, नॉर्मल की तरफ जा रही है तो क्या होना चाहिए आंसर आपका, नॉर्मल की तरफ जा रही है तो क्या होना चाहिए, रेयर से डेंसर होना चाहिए, खत्म। ठीक है, एक नोट और ध्यान रखिए, क्या है वो नोट, वो नोट है आपके पास कि यदि कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगी, यदि कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो वापिस वैसे चले, क्यों, क्योंकि इस केस में आई भी जीरो है तो आर भी क्या होगा, जीरो होगा, आई भी जीरो है तो आर भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है भैया एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो सुने, सबसे पहली एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, आपसे पास पूछे जाएंगे एमसीक्यू, और एमसीक्यू में आपसे क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, तो भैया अलग अलग आपको नाम दे रखे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, चलिए और चर्चा करते हैं हम, नेक्स्ट क्या आता है देखिए, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा ट्विंकलिंग स्टार के अंदर कि सन अपीयर 2 मिनट अर्लियर बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज सॉरी, एंड 2 मिनट लेट आफ्टर सनसेट। मतलब सन जो है वो सनराइज से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो पूरे दिन में कितने का फर्क पड़ जाता है, 4 मिनट का, ड्यू टू रिफ्रैक्शन पूरे दिन में 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि सन ना हो तो पूरे दिन की लंबाई पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है 4 मिनट्स कम हो जाएगी, 4 मिनट्स कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट आता है तीसरे एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं क्या, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, क्या है तो सुनो क्वेश्चन समझते हैं पहले, आइए कि मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है, मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है पानी का, ठीक है, ठीक है सर, ये हमारे पास पानी का टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है हमारे पास, पानी भरा हुआ है, और यहां पर क्या है हमारे पास एक कॉइन रखा हुआ है, तो वो कॉइन, तो वो कॉइन हमें यहां ना दिखाई देकर यहां दिखाई देगा उसकी इमेज आई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई हमारे पास इमेज। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ के नाम से जानते हैं। तो आपको इसके अंदर याद रखना वो आपको बता देता हूं, तो देखिए ये हो गई रियल डेप्थ डी, ठीक है, ये हो गई आपके पास एपरेंट डेप्थ D2, ठीक है, ये हो गया आपके पास एपरेंट डेप्थ D2। तो हमें याद क्या रखना है, ये हो, अच्छा अब एक बात है, यदि आप यहां से देखेंगे,
यदि आप इसे यहां से देख रहे हैं, ये मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो आप कौन से मीडियम में खड़े हैं? रेरर मीडियम में। ये कौन से मीडियम में है? डेंसर मीडियम में। तो यहां से क्या है, ये म्यू1 यहां से लाइट जाएगी और यहां पर जाएगी, तो ये क्या हो गया, म्यू2। ये हो गया म्यू1, दिस वन इज म्यू1 एंड दिस वन इज म्यू2 हो गया। ठीक है सर। तो होगा क्या, तो सुने, आपको ये सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक, इससे पहले अपने वीडियो 2 में भी शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो इसे भी याद रखिए। म्यू2 बाय म्यू1 इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। म्यू2 जिसमें रे जा रही है, अगेन म्यू1 जिससे जा रही है, डी डैश एपरेंट डेप्थ, डी डैश एपरेंट डेप्थ, और डी क्या है भैया, रियल डेप्थ। ठीक है, डी क्या है भैया, रियल डेप्थ। ठीक है। अब लेकिन एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर, या आपको कई बार एयरफोर्स में से सिंपल न्यूमेरिकल आपको कैसे मिलेगा, तो वो सुनिए। उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट जो है रेरर मीडियम वाला 1 में खड़ा होगा। ठीक है, अभी इसका भी यूज अपन करके बताएंगे आपको। और म्यू1 जो है वो म्यू मान लो, तो भैया ये फॉर्मूले में रखने पर क्या आएगा, 1/म्यू इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। तो म्यू इक्वल टू, ये कौन सी डेप्थ थी, ये है रियल डेप्थ, ये है रियल डेप्थ। और डी डैश क्या है, तो डी डैश है आपके पास एपरेंट डेप्थ। तो म्यू क्या हो गया, म्यू हो गया आपके पास रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। लेकिन ये फॉर्मूला नोट करने वाली बात, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब ये कंडीशन होगी, मतलब जो व्यूअर होगा वो किस में होगा, रेरर मीडियम में होगा। आपको जब तक ना बोले आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एयरफोर्स में अरियंत में काफी न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, लूसेंट की बुक में भी है एक दो न्यूमेरिकल, अपन ऐसे चर्चा भी करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स की। अच्छा, और एक बात, ये तो हो गया, ये उठ गया, ये हो गया एपरेंट डेप्थ डी2 या डी डैश, जो मर्जी आप बोल दीजिए। और ये जो है कि कितना उठा है, कि कितना उठा है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट, तो भैया इसे हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एच इक्वल टू डी माइनस डी डैश। एच इक्वल टू, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, डी डैश इक्वल टू 1 - 1/म्यू। ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है। यदि मान लो दो स्लैब हैं, यदि मान लो दो स्लैब हैं ऐसी, ठीक है, ये दो स्लैब हैं आपके पास, इसे अलग अलग बनाते हैं दूसरे स्लैब को। आपके पास ये दो स्लैब है, एक मान लीजिए कांच की, एक मान लीजिए पानी की स्लैब है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ये भैया डी1 है, ये भैया डी2 है। और आप देख रहे हैं यहां से, ठीक है, और यहाँ एक कॉइन पड़ा हुआ है। तो आपको कॉइन कहाँ दिखाई देगा, माना आपको कॉइन यहाँ दिखाई देगा, तो ये कितना हो गया, एच। तो एच का फॉर्मूला क्या आएगा, डी1 × 1 - 1/म्यू1 प्लस डी2 × 1 - 1/म्यू2। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एच। ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं ल्यूसेंट के अंदर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है ऐसा। तो सुने क्या है वो क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ एक स्लैब है, ये भैया 9 सेंटीमीटर की है, और इसका म्यू जो है वो कांच की है, तो 3/2 है। ये दे नहीं रखा, उसने कांच बोला था। ठीक है। और यहाँ एक और स्लैब है हमारे पास, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो म्यू है वो कितना है, 4/3 है, और यहाँ एक डॉट है, और यहाँ से आप देख रहे हो, तो कह रहे हो डॉट आपको कहाँ दिखाई देगा, किस ऊंचाई पर, किस गहराई पर दिखाई देगा। आपको डेप्थ निकालनी, डॉट आपको कहाँ दिखाई देगा, ये आपको निकालना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, पहले मैं एच निकाल लेता हूँ। तो एच का फॉर्मूला सर ने क्या बताया, डी इंटू 1 - 1/म्यू1 प्लस डी2 × 1 - 1/म्यू2। ठीक है सर। तो एच इक्वल टू डी1 कितना है बेटा, डी1 देख बेटा कितना है,
D1 कितना है, D1 है तुम्हारे पास 9 और ये कितना है 2/3, तो 9 इंटू 1-1/2/3 प्लस 12 इंटू 1-1 ये कितना है 4/3, ये कितना है 4/3, तो h इक्वल टू 9 इंटू 1-3/2 है ना, ये उल्टा पट्टी मार जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 12 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से अपनों ने गलती कर दी थोड़ी सी, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, तो जब ये पलटी मारेगा तो ये कितना बन जाएगा 2/3 और ये कितना बन जाएगा 3/4, तो h इक्वल टू 9 इंटू 1-2/3 कितना 1/3 और 1-3/4 कितना 1/4 तो h कितना आएगा हमारे पास, यहां से आएगा 3 और यहां से भी आएगा 3 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, 6 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, लेकिन हमसे पूछा कितनी गहराई पर दिखाई देगा, तो ये तो 6 सेंटीमीटर तो ऊपर उठ गया। ठीक है, इसे अपने थोड़ा और इसे सही कर लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, यहां पे आ गया, तो आपको कितनी गहराई पर दिखाई देगा हमसे तो ये पूछा गया, तो गहराई कितनी होगी, गहराई ये होगी, कितनी होगी, तो टोटल कितना था 12 और 9 21, 21 में से 6 चला गया तो कितने पर दिखाई देगा, 15 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए एक और पूछता हूं आपसे छोटा सा, एक और अपन क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 9 हो गया, ये पेज नंबर 10 हो गया हमारे आज के लेक्चर का। अगेन आपको बोल दूं कि आपको ये सारे जो स्क्रीनशॉट है लेक्चर के आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको हमारे नेटबक्स के चैनल पर। दिस वन इज पेज नंबर 8, पेज नंबर इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कभी गैलरी में ओपन करो एक साथ तो आपको पेज को लेकर दिक्कत ना हो, पेज को काउंटिंग में एक साथ प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज द पेज नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन और छोटा सा करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एपरेंट डेप्थ 2 होती है, एपरेंट डेप्थ जो होती है क्या होती है, वो मतलब रियल डेप्थ से ज्यादा होती है या रियल डेप्थ से कम होती है या रियल डेप्थ के बराबर होती है। तो जब डेप्थ की बात करें, डेप्थ की बात करें तब तो क्या है, डेप्थ की अगर करें तो देखो ये यहाँ आ गया, तो एपरेंट डेप्थ ये, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डी डैश जो है वो कम होती है। ठीक है, आप सोच रहे हो सर ऐसा क्वेश्चन क्यों कराया, तो मैं पता था। अब सुनो एक अगला पॉइंट, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ एक पानी है, पानी के अंदर इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक फिश खड़ी है। ठीक है, ये फिश है हमारी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर उसकी हाइट है। तो ये फिश उस पर्सन को देख रही है, तो कहा गया उसकी हाइट कैसी दिखाई देगी, तो ये हवा में खड़ा है μ1, तो आपको मैंने बताया था जो ट्रिक थी अपनी उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ पर्सन बाय द फिश। ठीक है, फिश की तरफ से जो पर्सन की हाइट है वो कितनी दिखाई देगी, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, μ2/μ1 इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। μ2 कौन सा, जिसमें रे जा रही है, तो रे कहां से निकलेगी, तो भैया रे निकल के आएगी हमारे में से फिश की आंखों में, फिश की आंखों में आएगी तभी तो फिश को दिखाई देगी, है ना। तो ऐसे केस में μ1 कितना हो गया 1, जे रे यहां से आ रही है, μ2 जहां पर जा रही है, कहां पर जा रही है 4/3 में जा रही है। डी क्या है, डी हमेशा आपको यहां से नापना है वाटर लेवल से, यहां से, तो डी कितना है, इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर, फिर से पर्सनली देख लो ना आप, इसकी फिश की कितनी गहराई है कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए, ये कितनी गहराई पर है 1 मीटर, तो ये हो गया 1 मीटर, तो देखो म्यू टू हो गया 4/3, μ1 1, डी डैश डी, डी कितना 1 मीटर,
तो हमारे पास डी डैश कितना आएगा, डी डैश आएगा 4/3, मतलब 1.33 मीटर। इसका मतलब पर्सन जो है बड़ा दिखाई देगा। देखो अब ध्यान दो, अब मैंने ऐसा अलग अलग क्वेश्चन क्यों कराए। जब व्यूअर कहां पर है, रेरर मीडियम में है, जब तक नहीं बोल रहे अपनों को रेरर मीडियम ही मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है हमारे लिए तो समझना। लेकिन यदि व्यूअर डेंसर में है, इफ व्यूअर इज इन डेंसर मीडियम, जब व्यूअर डेंसर मीडियम में है तब क्या होगा, तब जो है वो μ2 बड़ा होगा, सॉरी μ2 नहीं, तब जो है वो एपरेंट डेप्थ या हाइट जो मर्जी आप बोल लीजिए बड़ी होगी किससे, रियल डेप्थ से। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ छोटी थी, कब, जब व्यूअर रेरर मीडियम में है। यहाँ क्या है, जब व्यूअर डेंसर में है तब बड़ी है। सो आज का हमारा रिफ्रैक्शन का टॉपिक पूरा होता है, यहाँ तक की वीडियो भी पूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सो होप यू एंजॉयड योर लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।